पॉइंट्स आई थिंक बताना चाहूँगा अबाउट द जजमेंट। एक ये दैट द जजमेंट जो है वो टू फिंगर टेस्ट से ज़्यादा ब्रॉड है। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू पॉइंट आउट कि टू फिंगर टेस्ट इज़ वन फॉर्म ऑफ वर्जिनिटी टेस्टिंग, एंड जो जजमेंट है दैट रिफर्स टू द फिनोमेनॉन ऑफ वर्जिनिटी टेस्टिंग, जिसमें टू फिंगर टेस्ट भी शामिल है और हाइमन टेस्टिंग भी शामिल है, विच इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द हाइमन ऑफ द विक्टिम to ascertain whether or not she is a virgin or not. So the judgment refers to and deals with both forms of virginity testing, and I think ये एक significant चीज़ है अगर हम जब इस judgment का मुतालिया करें कि वो सिर्फ two finger test तक महदूद नहीं है। दूसरी आई थिंक जो उसकी जुरिस्प्रूडेंशियली एक चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि काफ़ी सारी जो अंडरलाइंग अजम्पशंस थी जिनके बुनियाद पर ये टेस्ट कैरी आउट किए जाते थे, उनको जजमेंट में तफसीली तौर पे डील किया गया है। मसलन सबसे पहली चीज़ ये थी कि जी इस टेस्ट की रेलेवेंस के हिसाब से ये जजमेंट में जो आलमी साइंसी और तिब्बी माहिरीन की इत्तफाक राय है कि इसकी कोई तिब्बी रेलेवेंस नहीं है, देयर इज नो मेडिकल और साइंटिफिक बेसिस, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ द टू फिंगर टेस्ट इस बात को एसरटेन कर ही नहीं सकते वेदर और नॉट देयर इज प्रीवियस सेक्सुअल हिस्ट्री और नॉट। सो जो आप एसरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी औरत का किरदार कैसा था माजी में, वो आप किरदार इस टेस्ट के जरिए एसरटेन कर ही नहीं सकते। सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बेस्ड ऑन द मेडिकल एंड साइंटिफिक लिटरेचर ग्लोबली जजमेंट में रिप्रोड्यूस करके लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि जी इसकी इट्स नॉट it's not a reliable basis to ascertain it. So that's the first thing. The second चीज इज इसकी रेलेवेंस, कि अगर कोई तरीका होता भी इसको एसरटेन करने की तो वो एक रेप के कंप्लेंट को एडजुडिकेट करने के लिए रेलेवेंट नहीं है, जरूरी नहीं है। सो उस बात पे जो कंसेंट की बात आई बहुत तफसीली डिस्कशन है, एंड एट वन पॉइंट इन टाइम तो तफसीली डिस्कशन इस पॉइंट पे है कि जी जो माजी का किरदार है एक खातून का, वो इस बात की ना कोई गारंटी है ना इसके ऊपर कोई रोशनी डालती है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में अगर एक औरत ने कंप्लेन किया है कि उसके साथ जिनसी ज्यादती हुई है और उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है, तो इससे इस बात पे कोई रोशनी नहीं डलती कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में उनकी मर्जी शामिल थी कि नहीं थी। और ये बात इस बात से भी उसको फिर कनेक्ट किया गया है कि पाकिस्तान का जो कानून शहादत है उसमें चंद साल पहले ही आर्टिकल 151(4) था जो कि रिपील कर दिया गया कि एक प्रीवियस इमोरल कैरेक्टर ऑफ अ वुमन इज नो लॉन्गर एडमिसिबल एविडेंस। तो उसके ऊपर बिल्ड करके ये कहा गया कि फर्स्ट इट्स नॉट साइंटिफिक बेसिस टू एसरटेन इट। सेकंड, even if there was a basis to ascertain it, it's not relevant to the issue of whether or not a sexual assault or rape occurred. एंड चौथी आई थिंक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जिस वाजे और तफसीली तौर पे जजमेंट में जस्टिस आयशा मलिक ने इस बात को argue, I would sense, even kiya hai, because I think she's arguing against certain social norms in her judgment. And wo ye hai कि जी एक she says even the most promiscuous person does not deserve to be raped or to be have had sexual contact without her consent. So the issue that somehow because you have been promiscuous or there's been previous sexual conduct, you are more likely to have consented to a particular sexual encounter, उसको आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अहम ये बात है कि तफसीली तौर पे डिस्कस किया गया है। एंड आई वुड से दैट इन नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, आपने कहा कि आर्टिकल 14 डिग्निटी की बुनियाद पे शायद ये पहली जजमेंट है, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आई थिंक ऑन द क्वेश्चन ऑफ वर्जिनिटी टेस्टिंग, टू फिंगर टेस्ट के ऊपर अगर आप इंडिया की जजमेंट देखें, सुप्रीम कोर्ट की है, बांग्लादेश की जजमेंट देखें और उसके मुतरादिफ आप पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट देखें, तो दिस इज बाय फार द मोस्ट डिटेल्ड वेल आर्ग्यूड जजमेंट ऑन द पॉइंट, because she deals with a lot of the social and legal assumptions that have underlied these tests taking place and surrounding the larger crime of rape and non-consensual sex.